हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर्स। पिछली वीडियो तक हमने बात कर ली थी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 8 तक। आज से हम शुरू करेंगे सेक्शन 9। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 9 की बात करते हैं। सेक्शन 9 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रिलीफ मांगता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस करके रिलीफ मांगता है, तो इसमें ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वो सूट फाइल किया गया है, जिस व्यक्ति के खिलाफ रिलीफ मांगी गई है, उस व्यक्ति के पास राइट होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो अपना कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ है उसके अंदर जितने भी उसके पास डिफेंसेस है ना, वो डिफेंसेस क्लेम कर सकता है उसके रिलीफ के अगेंस्ट। मतलब किसी व्यक्ति ने एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कोई सूट फाइल किया, तो मेरे पास जितने भी राइट हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, जितना भी मैं डिफेंस कर सकता हूँ, मेरे पास जितने भी डिफेंस के ग्राउंड्स हैं, उन सबको मैं क्लेम कर सकूंगा उसके सूट के अगेंस्ट, उसके रिलीफ के अगेंस्ट। अब बात करते हैं सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 जो है वो 2018 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अमेंड कर दिया गया है। सेक्शन 10 में पहले कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स कराए या ना कराए। इस अमेंडमेंट के आने के बाद में ऐसा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट के पास से जो डिस्क्रिप्शन था वो छीन लिया गया है और ये बताया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तो स्पेसिफिकली एनफोर्स कराएगा कोर्ट, लेकिन साथ ही साथ ये बात बताई गई है कि सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, सेक्शन 14 और सेक्शन 16 में लिखी हुई जो बातें हैं ना, उनको ध्यान में रखते हुए वो उसका स्पेसिफिक एनफोर्समेंट करवाएगा। बात करते हैं सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 में बताया गया है कि ट्रस्ट से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ट्रस्ट से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट है, उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब कराया जा सकता है, उनको एनफोर्स कब कराया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि अगर ऐसा कोई एक्ट एग्री किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ट्रस्ट के परफॉर्मेंस में है, मतलब ट्रस्ट को परफॉर्म करते हुए होली या पार्टली एक एक्ट एग्री किया गया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एनफोर्समेंट करवाएगा कोर्ट। कोर्ट को कराना जरूरी हो गया, मैंडेटरी हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट शेल बी एनफोर्स बाय द कोर्ट, ये लिखा हुआ है सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 में भी पहले डिस्क्रिप्शन दे रखी थी कोर्ट की कि कोर्ट चाहे तो कराए या चाहे तो ना कराए, लेकिन 2018 का जो अमेंडमेंट आया था उसके बाद से कोर्ट के ऊपर ये ड्यूटी डाल दी है, ये मैंडेटरी कर दिया है कि अगर ट्रस्ट से रिलेटेड, ट्रस्ट के परफॉर्मेंस में अगर कोई एक्ट एग्री किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसका एनफोर्समेंट कराया जाएगा। अब सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 में ये बताया है कि अगर कोई ट्रस्टी अपनी पावर को एक्सीड करके कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है या ट्रस्ट के ब्रीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्स नहीं कराया जाएगा। अब सेक्शन 12 बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट को स्पेसिफिक परफॉर्म कराने की बात की जा रही है। इसमें सबसे पहले तो जनरली ये बताया गया है कि आगे बताई हुई बातों को छोड़कर, आगे जो केसेस बताए गए हैं, आगे जो सिनेरियो बताए गए हैं, उनको छोड़कर, उनके अलावा किसी भी केस में, किसी भी सिनेरियो के अंदर कोर्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के किसी पार्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराएगा। इससे यही मतलब निकल रहा है कि कोर्ट को जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना होगा तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का कराना होगा, उसके पार्ट का नहीं कराना होगा, एक्सेप्ट सेक्शन 12 में जो आगे बातें लिखी गई ना, उन बातों को छोड़कर। अब सेक्शन 12 के सबसेक्शन 2 में सबसे पहले ये बताया है कि अगर कोई पार्टी है जो अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुली तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता, ही इज अनेबल टू परफॉर्म फुल ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, और जो पार्ट छोड़ा जा रहा है वो इन कंसिडरेशन वैल्यू में बहुत कम है और उसको मॉनिटरी तरीके से रिलीफ में दिया जा सकता है, उसको मॉनिटरी तरीके से उसकी वैल्यू दी जा सकती है, और ऐसा जो पार्ट है वो मॉनिटरी वैल्यू में कंपनसेशन अलाउ करता है कि उतने से पार्ट का मॉनिटरी वैल्यू में कंपनसेशन दे दिया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी पार्टी के निवेदन पे, किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट चाहे तो वो जो बचा हुआ पार्ट है ना, उसको छोड़ के जितना पार्ट परफॉर्म कराया जा सकता है उतने पार्ट को तो परफॉर्म करवा देगी, और जो छोटा सा पार्ट बचा है उसकी जितनी कंपनसेशन बनती है उतनी कंपनसेशन उसकी डेफिशिएंसी में दिलवा देगी। अब सबसेक्शन 3 में बताया गया कि कोई पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकती, और जो पार्ट छोड़ा जाएगा वो क्या है, आगे अलग अलग कंडीशन बताइए। सबसे पहले बताया कि जो पार्ट छोड़ा जाएगा वो कंसिडरेबल वैल्यू का है, मतलब जितना कॉन्ट्रैक्ट होना है उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है वो, भले ही उसको मनी के अंदर कंपनसेट किया जा सकता हो। और सेकंड बात बताइए कि वो मनी के अंदर कंपनसेट नहीं कराया जा सकता, मतलब वो पार्ट कितना भी बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसको मनी के अंदर कंपनसेट नहीं कराया जा सकता। तो ये बताया गया जो व्यक्ति परफॉर्म करने में अनेबल है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता, लेकिन कोर्ट चाहे तो दूसरी पार्टी जो जिसको परफॉर्म करवाना है उस पार्टी के सूट के ऊपर क्या कर सकती है कि जो पार्टी अनेबल है पूरे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में, उससे उतना पार्ट परफॉर्म करवा लेगी जितना पार्ट वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भी बताया गया कि जो दूसरी पार्टी जो परफॉर्मेंस करवा रही है उसको भी कुछ करना होगा।
क्या करना होगा कि जो केस है वो पहले वाले क्लॉज के अंदर फॉल करता है, मतलब कि कंसिडरेबल अमाउंट है लेकिन उसको मनी के उसमें कंपनसेट किया जा सकता है। सबसे पहले तो क्या करना होगा कि वो व्यक्ति जो परफॉर्म करवाना चाह रहा है वो क्या करे कि जितना उन्होंने पार्ट एग्री किया था, जितना पैसा उन्होंने एग्री किया था वो पे कर दे, लेकिन उसमें से उस अमाउंट को हटा दे जितना परफॉर्म नहीं होगा। जितना पार्ट परफॉर्म नहीं होगा उसकी वैल्यू को हटा के बचा कुचा जितना भी है या तो उसने पे कर दिया हो या पे कर दे, या फिर अगर सेकंड वाला क्लॉज है, सेकंड वाला केस है, उसके अंदर पूरा जितना भी अमाउंट है, जितना अमाउंट एग्री किया था वो पूरा का पूरा अमाउंट अगर वो उस पार्टी को दे दे जिसको परफॉर्म करना है। और साथ ही साथ उसको क्या करना होगा कि जो बचा हुआ पार्ट है, जिस पार्ट की परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म कराने का उसके पास जो राइट है वो सारे रिलिंक्विश कर दे, वो सारे छोड़ दे, और उसके बिहाफ पे जितना कंपनसेशन वो ले सकता था उस कंपनसेशन को भी छोड़ दे कि मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे उस वाले पार्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, आप तो जो कर सकते हो ना जितना उतना कर दो। अब सबसेक्शन 4 के अंदर बताया गया है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग पार्ट्स हैं और उनमें से एक पार्ट ऐसा है कि जो बाकी पार्ट से अलग फुटिंग पे है और उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म कराया जा सकता है, और बचा हुआ जो पार्ट है वो भी अलग फुटिंग पे लेकिन उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। तो कोर्ट क्या कर सकती है, जिस पार्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा सकती है, उसका इन्फोर्समेंट करवा सकती है। अब एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि कोई पार्टी अनेबल टू परफॉर्म कब होगी। ये इस सेक्शन के रिलेशन में क्या माना जा सकता है कि अगर कोई पार्टी जो परफॉर्म करना चाह रही थी उसका जो सब्जेक्ट मैटर का पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त तो एग्जिस्टेंस में था, लेकिन जब परफॉर्मेंस करने की बात आई वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, तो इस चीज़ को माना जाएगा कि उस नॉन एग्जिस्टेंस की वजह से ही इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज पार्ट, और वो चाहे तो बचा हुआ जो पार्ट है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दूसरी पार्टी के कहने पे कर सकता है। सेक्शन 13 के अंदर बात की गई है राइट्स ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट द पर्सन विद इम्परफेक्ट टाइटल। इसमें बात की गई कि अगर कोई व्यक्ति इम्परफेक्ट टाइटल के होते हुए भी किसी प्रॉपर्टी को सेल या लेट करने की कोशिश करता है तो जो परचेजर और जो लेसी है उसके पास क्या राइट्स होंगे उस इम्परफेक्ट टाइटल होल्डर के अगेंस्ट। इसमें बताया गया है कि जो वेंडर और जो लेसर है उसने कॉन्ट्रैक्ट टू सेल या फिर लीज के बाद में कोई सब्सिक्वेंटली उस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट पा लिया है, मतलब उसके पास पहले तो इंटरेस्ट नहीं था, उसके पास इम्परफेक्ट टाइटल था, लेकिन सेल और लेट करने के बाद में उस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई इंटरेस्ट पा लिया है, तो जो मैं परचेजर और जो लेसी हूँ मैं उसको कंपेल कर सकता हूँ कि आपने जो इंटरेस्ट पा लिया ना, अब मुझे उस इंटरेस्ट से रिलेटेड आपके पास जो कुछ भी है मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपके पास पहले टाइटल नहीं था लेकिन अब आपके पास टाइटल आ चुका है, जितना भी जो कुछ भी आया है अब मुझे आप दीजिए और मेरा जो टाइटल है उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसको परफेक्ट कीजिए। इसी से मिलता जुलता प्रोविजन सेक्शन 43 ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर है, उसके अंदर भी यही बताया गया है। इसको कहते हैं फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टोपल। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 43 के अंदर मैंने इस प्रोविज़न को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा। अब इस पर आगे ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति की कंकरेंस ज़रूरी है उस टाइटल को वैलिडेट करने के लिए, और वेंडर और लेसर के कहने पे वो व्यक्ति अपने कंकरेंस दे सकता है। तो परचेजर और लेसी जो है उसके पास ये राइट है कि मैं वेंडर और लेसर जो व्यक्ति है उसको कंपेल करूं कि आप उस व्यक्ति से जाके कंकरेंस लीजिए और मेरे टाइटल को परफेक्ट कीजिए। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति के कन्वेंस की ज़रूरत है किसी टाइटल को वैलिडेट करने के लिए, और वो अपना कन्वेंस वो जो वेंडर है और जो लेसर है उसके कहने पे करेगा, तो मैं कंपेल कर सकता हूँ एज ए लेसी एज ए परचेजर कि आप उस व्यक्ति के पास जाइए और उसको बोलिए कि आप अपनी कन्वेंस दीजिए, और उससे कन्वेंस लेने के बाद में मेरा जो टाइटल ना उसको आप परफेक्ट कर दीजिए। अब आगे बात बताई गई कि जो वेंडर जो है ना वो ये बोलता है कि मैं प्रॉपर्टी को अनएंकम्बर्ड बेचूंगा, बिना किसी भार के बेचूंगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज लगा हुआ है। अब अगर जो परचेज मनी जो है, जो मैं उसको परचेज मनी दूंगा उससे कम भार है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो मॉर्गेज का जो अमाउंट है उससे कम है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि आप मुझसे परचेज मनी लीजिए और वो भार ख़त्म कर दीजिए, वो मॉर्गेज ख़त्म करिए, मुझे तो परफेक्ट टाइटल ही दीजिए और उसका वैलिड डिस्चार्ज लीजिए, और अगर ज़रूरत पड़े और नेसेसरी हो उस प्रॉपर्टी का कन्वेंस कराना तो कन्वेंस भी आप कराइए, लेकिन मुझे तो कहीं से भी उस प्रॉपर्टी में वैलिड टाइटल ला के दे दीजिए। अब आगे बात बताई गई है कि जो वेंडर और लेसर था ना उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल किया और कोर्ट ने उसके इम्परफेक्ट टाइटल की वजह से उसका जो सूट है उसको खारिज कर दिया। तो आगे क्या होगा, तो होगा ये कि जो परचेज है ना उसके पास राइट होगा कि उसने जितना अमाउंट डिपॉजिट किया है उस अमाउंट को ले ले, और उस सूट को डिफाइंड करने में उसका जो पैसा खर्च हुआ, जो कॉस्ट खर्च हुई, वो भी उससे वसूल कर ले, और उन सब के ऊपर इंटरेस्ट भी वो उससे ले सकता है।
और आगे ये भी बताया गया है कि वो जो उसका अमाउंट है उससे और कॉस्ट और इंटरेस्ट से रिलेटेड उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर लीन भी उसका लगा रहेगा। जब तक वो उसका पैसा नहीं चुका देता तब तक उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के ऊपर उस परचेजर का लीन लगा रहेगा। और सबसेक्शन 2 में बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और हायर परचेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उनके ऊपर भी सबसेक्शन 1 के जो प्रोविजन है वो लागू होंगे।